नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी आरओ जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम लोग लगातार पेड क्विज भी देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी वीडियोस हो चुके हैं प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा उसको। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और हमारे पेड ग्रुप्स भी इसके चल रहे हैं। तो अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें मिडिवल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी, मतलब, है ना। तो जब जैसे ये शाहजहां रूल कर रहा था तो औरंगजेब जो है ये अभी वर्तमान में जो आप इंडिया में ये इधर दक्कन प्लेटू का जो रीजन देखते हैं, ठीक है, यहाँ का गवर्नर था ये, ठीक है। और बाद में औरंगजेब जब खुद शासन में आता है तो इसका स्वयं भी पतन जो है दक्कन में ही अपनी सारी जो कह लीजिए पावर है, रिसोर्सेज हैं, उसको इन्वेस्ट करने के कारण उसको एक्वायर करने के लिए खत्म कर देता है। और यहीं से एक ये रीजन भी था इसके समाप्त होने का। तो विकल्प हम बी को चुनेंगे। औरंगजेब के बारे में दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है, ठीक है। सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है, प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए इसको। स्टेटमेंट पहला है कि उसने पूरे साम्राज्य में भांग की खेती पर रोक लगा दी, ठीक है। तो ये बेसिकली नशे वगैरह के खिलाफ था और इसने जो है यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ भांग जो है इसको बैन किया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। सेकंड है कि उसने तीर्थकर और जजिया, ठीक है, जो ये टैक्स लगते थे ना, तो ये अबॉलिश किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इन लोगों ने तो रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। तो पहले को चुनेंगे सिर्फ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे औरंगजेब का जो जन्म हुआ था ये 16 जो है 18 के राउंड हुआ था, ठीक है। फिर अगर बात करें इसके शासनकाल की तो जो मुख्य रूप से माना जाता है 1658 से लेकर के इसकी मृत्यु 1707 तक, ठीक है। तो जो है यहाँ पे अब सूबे की बात करते हैं। तो सूबा क्या होता है, देखिए जैसे वर्तमान में क्या है हमारा, जैसे स्टेट होता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसीलें होती हैं, तहसील के अंदर फिर कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, है ना, और ये गांव होते हैं, फिर ऐसे कुछ है ना स्ट्रक्चर हमारा। तो इन लोगों के टाइम, अकबर के टाइम से सूबा सिस्टम स्टार्ट होता है जो वर्तमान के स्टेट के बराबर उसको आप मान सकते हैं। तो सूबा होता था, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार नाम का टर्म होता था और उसके नीचे जैसे तहसील लेवल पे परगना होता था, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, एक दो बार पूछा गया है, ठीक है, कि इनमें से क्या क्रम होता था इसका, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो अकबर के टाइम पे इनिशियली जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ 1570 के अराउंड जो है, तो पहले 12 सूबे थे, ठीक है। फिर उनकी मृत्यु तक जो है ये इनकी संख्या हुई 15 और औरंगजेब के टाइम में जो यहाँ पे 1707 का है तब तक इनकी संख्या कुल 21 हो गई थी। अब है कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम था जैसे यहाँ सी विकल्प में मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ठीक है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। और जैसे दो तीन पॉपुलर चीज़ें हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं कई बार कि मूल नाम इसका क्या था, तो मूल नाम सिर्फ मुहिउद्दीन था, ठीक है। और उपाधियों की अगर हम बात करें तो जैसे शाहजहां ने इसको बहादुर की उपाधि दी थी, बहादुर बोलता था मतलब, ठीक है। इसके अलावा आलमगीर और दरवेज, ठीक है, जिंदा पीर इसने कहा था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे पहले। हाफिज, ठीक है। और एक तथ्य ये इंपॉर्टेंट है हाफिज के संबंध में कि यहाँ पे ये पहला और आखिरी बादशाह मुगल ऐसा था जिसको कुरान पूरी तरीके से याद थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो है इसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में और ये दौलताबाद या फिर औरंगाबाद कह लीजिए, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब देखिए शासनकाल अभी हमने बताया साम्राज्य पर जो मुगल बादशाह ये शासन किया इसने, तो 1658 में इसका जो है जुलाई 1658 में पहली बार राज्याभिषेक हुआ था और दूसरी बार एक और हुआ था जून 1659 में, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे 1658 से 1707 वाला विकल्प सही है।
फतवा ए आलमगीरी के बारे में गलत कथन को चुनना है। ठीक है, देखिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा करिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। यह मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है जो कि औरंगजेब के काल में लिखा गया था, है ना। और यह जो है सरिया जो कानून होता है और सामान्य नैतिकता, सैन्य रणनीतियाँ जो हैं, आर्थिक नीति आदि पर केंद्रित एक संकलन है जिसकी रचना औरंगजेब के टाइम में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत है तो केवल एक को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस शासक ने फारसी भाषा को मुगलों की राजभाषा बनाया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुगलों की राजभाषा क्या थी। ठीक है, तो फारसी ही ऑप्शन में लगा के आइएगा, यही माना जाता है। ठीक, और ये स्टार्ट हुई थी जो है अकबर के टाइम पीरियड से। अकबर के टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये मुगल कोर्ट की लीडिंग लैंग्वेज बनी और लेटर ऑन उसी टाइम पीरियड में जितने भी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे वहाँ पे भी इसको जो है ऑफिशियली यूज़ किया जाने लगा। अब देखिए, जैसे हमने पहले एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे विजयनगर टाइम पीरियड में या मौर्यन टाइम पीरियड कह लीजिए, वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की थी कि किसका प्रधान कौन होता था और उस डिपार्टमेंट का क्या काम होता था। ठीक है, तो वैसे ही मुगल काल में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। तो जैसे एक है कि हाउस होल्ड डिपार्टमेंट, जो घरेलू मामले हैं उसका प्रधान कौन होता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे मीर ए समा इसको चुनेंगे। अब जैसे 3 अन्य ऑप्शन लिखे हैं, तो जैसे ये बयूतात जो होता था, तो ये बेसिकली ऐसा ऑफिसर होता था जो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी बची है उसमें से जो उस समय का स्टेट था उसका हिस्सा काट करके बाकी उसके व्यक्ति के जो अन्य उत्तराधिकारी हैं उनको सौंपना या कह लीजिए देना। ठीक है, और मीर ए तुजुक की बात करें तो ये प्रमुख सचिव होता था जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे। ठीक है, और जैसे अमीर हाजिब है। ठीक है, तो इसका काम ये बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय का जो जैसे आज रजिस्ट्रार होते हैं तो वैसे, है ना, उस प्रकार का एक ऑफिसर था। मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी क्या होती थी। ठीक है, दीवानी टर्म किस लिए यूज करते थे? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें देखिए सही कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट है। दीवान यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, दीवान ए विजारत है। ठीक है, इंग्लिश में ठीक है। दीवान ए विजारत वजीर का वित्त विभाग होता था। ठीक है, और आरिज ए ममालिक दीवान ए आरिज का मुखिया होता था। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो मुगल काल के हैं उससे संबंधित दोनों कथन ठीक है। देखिए, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम के क्रम में कौन सा क्रम है? अभी आपको ऊपर ही बताया था ये कि सबसे छोटा क्या होता था? परगना। ठीक है, तहसील वाला, फिर सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद सूबा यानी स्टेट। तो ए विकल्प हो गया। अब देखिए, मुगल काल में परगने लेवल पर जो ऑफिसर्स होते थे उसी क्रम में यहाँ पे कहा गया कि जो परगने का खजांची होता था, है ना, ट्रेजरर, तो उसको क्या कहते थे? तो उसका यहाँ पे जो है नाम था फौतदार। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसके अलावा जैसे मुकद्दम है। ठीक है, तो मुकद्दम होता था ये जो ग्राम प्रधान कह लीजिए वर्तमान में, है ना, मुकद्दम, या फिर इसको कई बार पटेल कहा जाता था। ठीक है, अशरफ जो उन एरियाज में कुलीन घरों के लोग होते थे उनके रेफरेंस में यूज़ किया जाता था। शिकदार जैसे है, तो शिकदार का मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे समझिए कि परगने का एक ऑफिसर होता था जो शांति व्यवस्था मेंटेन करता था, है ना। मनसबदारी प्रथा के बारे में सही कथन देखना है। तो अकबर के काल में इसको शुरू किया गया था और ये राज्य की कुलीन वर्ग होता था। ठीक है, तो ये पहला कथन हमारा ठीक है कि बेसिकली एक जो ऑफिशियल नोबिलिटी है ना, स्टेट के, वो होते थे, और ये वंशानुगत प्रणाली नहीं थी। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। पहला कथन ही सिर्फ ठीक है। मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी मध्यकाल में? तो ये जो है आर्मी में, है ना, जो भर्ती वगैरह थी उससे संबंधित थी। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनसबदारी। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली इसमें से किस देश में अपनाई गई प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मनसबदारी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी मंगोलिया में। ठीक है, चंगेज खान वगैरह जहाँ पे थे, तो मंगोलिया का ही सिस्टम जो था उसको अडॉप्ट करके उस समय का जो इंडिया था इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। अब मुगल तोप खाने के संदर्भ में सही कथन देखना है। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड की बातें हैं। फिदाई खान औरंगजेब के तोप खाने का प्रमुख था उनके शासनकाल में, तो ये ठीक है। और औरंगजेब ने जो तोपची थे उनको कन्नौज से ही भर्ती किया। कन्नौज के रीजन से ही
मतलब ऐतिहासिक प्रमाणों के हिसाब से उसने रिक्रूटमेंट किए थे, तो ये बात भी ठीक है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे। जहांगीर के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के कौन कौन से थे? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में अगर हम गोल्ड कॉइन की बात करें तो नूर अफशा, खैर काबुल, नूर अफगान, ये सिक्कों के नाम हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 तो थे, चौथा नहीं था। निसार भी जहांगीर नहीं चलवाया था, लेकिन ये सोना नहीं चांदी का था। ठीक, अब देखें बादशाह अकबर के द्वारा जारी स्वर्ण मुद्रा इलाही के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इलाही नाम का सोने का सिक्का चलवाया था अकबर ने, जो कि वृत्ताकार था और सोने का सिक्का था ये बात ठीक है। और एक इलाही सिक्का 10 रुपए के बराबर होता था। रुपया आप जानते हैं कि इसको शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड पे चलाया गया, तो उस समय तक जो वैल्यू थी तो 10 रुपए के बराबर जो है एक इलाही सिक्का होता था, तो ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है सैंधव एवं उसके समकालीन संस्कृतियों से संबंधित पुस्तकों में से एक प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? तो इंडस वैली के आसपास की जो घटनाएं हैं उसको कंपाइल करते हुए कई सारी फेमस पुस्तकें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा इनकी लिस्ट एक बार सर्च करके देखिएगा। जैसे प्रमुख लेखकों में यहाँ पे जो लिखे हैं ये सभी हैं। इसके अलावा जैसे जॉन मार्शल हैं, है ना, अमलानंद घोष की एक किताब बहुत पॉपुलर है जैसे द राजपुना डिजर्ट, द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया, ऐसे करके हैं। तो यहाँ पे जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है इसके लेखक हैं ये आपका स्टुअर्ट पिगट। अब सही कथन देखना है। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था। और दूसरा स्टेटमेंट है कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त तथा प्रभावती गुप्त समुद्रगुप्त की संतान थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला तो ठीक है। ये जो है यहाँ पे जो 3 नाम आपको देख रहे हैं, तो ये जो है आपके इनके चंद्रगुप्त द्वितीय की संतानें थी। थोड़ा ये हिस्ट्री डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे। इसमें देखें दक्षिण भारत के राज्य तथा उनके शासकों के संबंध में सही युग्म चुने। तो कुछ छोटे छोटे राज्य भी हुए जैसे, और उनके शासक जिनके बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला है कांची से संबंधित विष्णुगुप्त थे, पल्लव जो वंश के रहे, तो ये ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है कुबेर नाम के शासक थे जो किस राज्य से संबंधित थे, तो ये देवराष्ट्र, दोनों पेड़ ठीक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय दर्शन शास्त्र की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? तो मुख्य रूप से आप जो 6 फिलॉसफीज के बारे में पढ़ते हैं उसमें से ये लोकायत और कापालिक जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे मीमांसा है ना, तो महर्षि जैमिनी से आप इसको एसोसिएट करते हैं। फिर वेदांत जैसे, तो वेदांत के साथ आप व्यास को एसोसिएट करते हैं। ठीक है, न्याय की बात करें है ना, तो न्याय में आपके कौन आ जाता है? गौतम। और वैशेषिक की अगर हम बात करेंगे तो कणाद। ठीक है, फिर सांख्य और योग की अगर बात करते हैं तो सांख्य में महर्षि कपिल की बात हो जाएगी, योग में पतंजलि की बात हो जाएगी, है ना, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्यादवाद के बारे में गलत कथन को चुनना है। तो देखिए, स्यादवाद एक जैन धर्म है, तो जैन दर्शन का एक सिद्धांत है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यह कहता है कि सारा ज्ञान सापेक्ष, सशर्त और आंशिक है, जिसका तार्किक अर्थ है कि हमारे सभी निर्णय 2 धारी हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर इसको आप रिलेट करेंगे तो स्यादवाद जो है ये इसको आप थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में जाए तो पढ़ लीजिएगा, दोनों कथन इसमें ठीक है, तो गलत कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है मौर्यकाल के दौरान प्रसिद्ध पुस्तक कल्पसूत्र लिखी गई, तो उसके लेखक कौन है? ठीक है, तो भद्रबाहु की पुस्तक है, ये काफ़ी फेमस है, कई बार पूछ ली जाती है। और उसी में से यहाँ पे एक और पुस्तक जो है इसी काल की है, ये मल्ली सेन की, जिसका नाम है स्यादवाद मंजरी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में जाना जाता है, क्यों? 2 स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है, कई बार सिंपल सा इतना स्टेटमेंट ही पूछा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यह वास्तविक बंदरगाह से दूर निर्मित गहरे पानी का बंदरगाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्य रूप से इसको पोर्ट ऑफ कॉल इसलिए कहते हैं कि इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है देखेंगे तो बॉर्डर्ड है इससे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, रियू आइलैंड, साउथ चाइना सी, थोड़ा मैप में लोकेट कीजिएगा इसको। तो इसी वजह से यह मुख्य समुद्री मार्ग पर है और यहाँ जहाज जो गुजरते हैं आसपास से, तो ईंधन बनने, पानी भरने, खाद्य सामग्री, इन सब के लिए जो है उपयोग करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है मोस्ट सूटेबल है इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल के रेफरेंस में सिंगापुर का नाम याद रखना है, तो 1 लाइनर के फॉर्म में भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट है पोर्ट ग्वादर किस देश में स्थित है, ठीक है। ग्वादर पोर्ट जो है ये देखेंगे साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान का हिस्सा है जो ईरानियन बॉर्डर है, ठीक है, वहां पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पोर्ट मरकाबो किस देश में है, तो ये जो है इसमें साउथ अमेरिका के पार्ट में वेनेजुएला। कौन सा बंदरगाह सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। सुएज कैनाल के बारे में हमने बात की है, रेड सी से जो लगा हुआ, तो यहाँ पे जो पोर्ट इसकी बात की गई है नॉर्दर्न एंट्रेंस पे, तो ये है ये पोर्ट सेड, इसको मैप में लोकेट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा भारत का पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है ना, तो ये गुजरात इधर वाले कोस्ट पे नहीं है, हल्दिया। हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो ईस्ट कोस्ट हो जाएगा ना ये। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वितरण के कारक चुने, क्या क्या फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने के। तो सबसे पहला क्लाइमेट ही जरूरी है। अब बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर साल भर रहेगा तो लोग वहाँ क्यों रहेंगे, है ना, या तो बदलता मौसम हो या ठीक है मॉडरेट टेम्परेचर हो, नेचुरल रिसोर्स होने चाहिए। अब कुछ है ही नहीं तो आदमी क्यों रहेगा वहाँ पे, तो ये भी एक कारक है। नेचर ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन अगर नहीं होगा तो उगा के खाएगा क्या आदमी, है ना, कहाँ से आएंगे चीज़ें, तो ये भी एक रीज़न है। और रिलीफ उच्चावच, जो ज्योग्राफी में आप ये देखते हैं ना कि किसी स्थान की मतलब ये टोपोग्राफी कैसी है, रिलीफ स्ट्रक्चर कैसा है। अब बहुत ही उबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया होगा तो वहाँ पर रहा नहीं जा सकता, है ना, तो एक वो भी मैटर है। तो चारों चीज़ें हो जाएंगी। अब इसमें सही कथन देखना है, 3 स्टेटमेंट हमारे पास है। यूरोप की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या है, यूरोप जो है एशिया के बाद विश्व का सबसे सघन बसाव वाला महाद्वीप है, तो बिल्कुल ठीक बात है। सबसे डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे है, एशिया में, सेकंड पे यूरोप में, ठीक है। सेकंड, यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा है इस कॉन्टिनेंट का जनसंख्या घनत्व जो है वहाँ पे सर्वाधिक है। जो अटलांटिक कोस्ट वाले आप देखते हैं ना जो देश हैं, तो ये यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा है ग्रीष्म प्रधान होने के कारण उत्तरी यूरोप की जनसंख्या वृद्धि अत्यंत न्यून है ना। तो ज्योग्राफी अगर आपने थोड़ी पढ़ी होगी तो क्या है, यूरोप जो है नॉर्दर्न जो हमारा ये है पोल, ठीक है, उसके नज़दीक इसका जो यूरोप का नॉर्दर्न हिस्सा है ना, इसकी लोकेशन काफ़ी क्लोज है। तो यहाँ पे ग्रीष्म प्रधान नहीं शीत प्रधान है ना। ज़्यादातर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब कोल्ड कंडीशन होने के कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन वृद्धि है वो कम है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सिर्फ पहले 2 ठीक हैं। कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका की महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो यहाँ पे बात हो रही है उसकी लेक ओंटारियो की। इसको मैप में देखेंगे, इसको अटलांटिक से जो है कह लीजिए कनेक्ट करने वाली रिवर है सेंट लॉरेंस। अब यहाँ पे कुछ भारत के हिल स्टेशंस हैं और किस पर्वत श्रृंखला पर हैं वो उसके संदर्भ में गलत युग्म देखना है। तो इसमें सापुटारा जो है ये आपका इसका हिस्सा है सह्याद्री का, ठीक है। और अगर हम लोकेशन की बात करें किस स्टेट में है तो ये आपका इसमें गुजरात में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य के उच्चतम शिखर को चुने, ठीक है। तो जो जिस माउंटेन पीक कह लीजिए हाईएस्ट एलिवेशन उस राज्य में है उसी को चुनना है यहाँ पे। तो वेस्ट बंगाल का पूछा गया है, तो वेस्ट बंगाल का है ये आपका संदाकफू, विकल्प सी को चुनेंगे, ठीक है। और ये मतलब ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। और जैसे यहाँ पे जो अन्य लिखे हैं जैसे देवमाली की अगर हम बात करें तो देवमाली ओडिशा का है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। कलसुबाई की अगर हम बात करें तो ये इसका है महाराष्ट्र का, ठीक, सह्याद्री का पार्ट। और ये मुल्लयनगिरी की अगर बात की जाए तो कर्नाटका का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा पश्चिमी घाट का। माउंट एकांकागुआ किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये अर्जेंटीना का पार्ट है, साउथ अमेरिका, ठीक है। लगभग 7000 मीटर के आसपास का जो है एलिवेशन। नेक्स्ट है अंटार्कटिका का उच्चतम पर्वत कौन सा है, तो अंटार्कटिक रीजन में देखेंगे साउथ तो ये पोल के पास, तो ये माउंट विंसन मैसिव, ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। अब यहाँ पे अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला ड्रकेंसबर्ग जो है इसकी कुल लंबाई कितनी बतानी मतलब है ये बतानी है। तो जैसे जितनी दूर इसका कह लीजिए ये माउंटेन स्प्रेड हुआ है तो ये लगभग जो है 1000 किलोमीटर है, विकल्प ए को चुनेंगे। और इस पे जो ये है उच्चतम बिंदु है ना, हाईएस्ट एलिवेशन वाला पॉइंट, उसका नाम है तबाना एंटीलियाना ऐसे, तो इसको भी हो सके तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रमुख मैग्नेटाइट उत्पादक क्षेत्र चुने भारत में। तो यहाँ पे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हुए हैं अलग अलग राज्यों के, तीनों ही करेक्ट हैं जहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जैसे
तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे सालेम, तिरुचिरापल्ली इन सब में भी होता है। झारखंड की अगर बात करें तो पलामू में, डाल्टनगंज में, ठीक है, सिंहभूम, इन सब जगहों पे भी। तो सारों के नाम ध्यान रखें। नेक्स्ट है चंद्रपुर, रत्नागिरी एवं भंडारा जो प्रमुख हेमेटाइट उत्पादक क्षेत्र हैं किस राज्य में स्थित हैं भारत के, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऊपर हमने देखा अभी है ना, मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, तो ये सब आयरन ओर्स हैं, ठीक। और ये वाले जो हमारे हैं तो किस राज्य में हो जाएंगे, महाराष्ट्र में। तो डी विकल्प को चुनेंगे हम। देखिए यहाँ पे जो मिनरल्स हैं और जो संबंधित क्षेत्र हम देख रहे हैं, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो प्लीज़ इनको देखिएगा। उसी क्रम में लिमोनाइट की बात की गई है। इसके उत्पादक क्षेत्रों को अगर हम चुनें तो उत्तराखंड में जो गढ़वाल रीजन है यहाँ पे भी है। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जो ज़िला है ना, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर इधर, और कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो जैसे ये रानीगंज का जो कोल एरिया है, ठीक है। तो ये सारे ही हैं, तो इसमें भी तीनों को चुन लेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के विधान परिषद सदस्यों की संख्या बताएं। तो किसी भी जैसे केंद्र सरकार में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ राज्यों में हमारे क्या है, विधान सभा है और विधान परिषद है। विधान परिषद क्या होता है, अपर हाउस होता है, विधानसभा लोअर हाउस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है, ठीक। तो राजस्थान में चूंकि क्या है, राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद है ही नहीं, तो सदस्य भी नहीं होंगे, ठीक है। तो 0 जो है इसको चुनेंगे। अब हम अगर बात करें जैसे विधान, ये राजस्थान में हालांकि चुनाव भी होने वाला है, तो वहाँ पे जो असेंबली की सीट्स हैं वो उनकी कुल संख्या 200 है, ठीक है। अब बात करें जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो इनकी संख्या 6 राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक। यूपी में कुल इनकी संख्या है 100 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर विधायक हैं, ठीक है। बिहार में इनकी संख्या है 75। कर्नाटका की अगर बात करें तो इसमें भी 75 है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है ये संख्या है 78। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में 40 मेंबर हैं। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्रा में है करीब 58, ठीक। तो ये नंबर एक बार ध्यान रखिएगा। इसमें एक सदनी राज्यों का युग्म चुने। तो अभी बताया आपको कि यूनिकैमरल जो लेजिस्लेचर है वो आंध्रा में बाईकैमरल है, तो इसको काट दीजिए जहाँ पे 2-2 हो, है ना, तो 1, 3, 4 बच जाएगा। पंजाब राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जो पॉपुलेशन है उसके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो कुछ राज्यों में यहाँ पे जो हमारे एसटी समुदाय हैं और एसटी हैं इनके लिए रिजर्व्ड हैं सीट्स। तो पंजाब में क्या है कि शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन वैसे भी नहीं है ना, और यहाँ पे सीट्स भी रिजर्व नहीं है, तो 0 हो जाएगा। 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है उसके प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसको चुना गया था। तो जानते ही होंगे आप, प्रोसीजर थोड़ा पढ़िएगा प्रोटेम स्पीकर के पद के बारे में। तो जो ये लोकसभा के स्पीकर के चुनाव से पहले जब नई लोकसभा चुन करके सदस्य आते हैं तो वहाँ पे जो सदस्यों को शपथ वगैरह दिलाने के लिए इस पद के लिए किसी को चुना जाता है। उन्हीं सदस्यों में से मुख्यतः वरिष्ठतम सदस्य जो होता है उसको चुन लिया जाता है। तो ये थे वीरेंद्र कुमार, है ना। थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हल्का सा वो पढ़ लीजिएगा। कौन सी संसदीय समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्त खातों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो सीओजी जो अपनी रिपोर्ट बना करके देते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइनेंसेस हैं, अकाउंट्स, इन सब की जो ऑडिट करने वाली कमेटी है, स्क्रूटनाइज करने वाली, पब्लिक अकाउंट कमेटी, है ना, डी विकल्प। इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा पढ़िएगा कि किस हाउस से कितने सदस्य होते हैं और क्या कार्यकाल वगैरह होता है। दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार भारत में स्थित कुल उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है ना। हमारे पास राज्य हैं 28 परंतु हाई कोर्ट है 24, ठीक। और यूनियन टेरिटरीज हैं कुल 8 और एक यूटी का भी हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 24 और 1 25। नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक है। तो भारत में भी देखेंगे आप तो जो राष्ट्रीय दलों की संख्या है कौन कौन से हैं, उसमें नेशनल पीपल्स पार्टी है ना, जिसके चीफ हैं कोनराड संगमा। इनका चुनाव चिन्ह है पुस्तक, बुक, ठीक है। इसके अलावा नेशनल पार्टी में कौन है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। और एक कौन सी बच गई, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है, जिसके चीफ कौन है, सीताराम येचुरी। तो इनके भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे।
प्लीज सारे क्वेश्चंस को देखें, मैप वाले क्वेश्चंस को लोकेट करें मैप में। हम कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।